सिद्रा को उसके माँ बाप से मिलाने का वादा तो कर लिया था, लेकिन अब दिमाग उलझ रहा था कि अब कैसे करूँगा। मैंने महरून को वापस वार्ड में भेज के सेल निकाला और नवीशा का नंबर डायल हिस्ट्री से निकाल कर ओके कर दिया। कॉल दूसरी बेल पे ही पिक कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। नवीशा ने खालिस पुलिस वालों की जुबान में सलाम दिया। वालेकुम सलाम कज़न, कैसे हैं तेरे मेहमान। शाह, उनकी तशरीफ़ अब काफ़ी दिन टकोर मांगेगी, लेकिन माफ़िया मांग रहे हैं कि हम ये काम छोड़ देंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। कज़न, तुम्हें क्या लगता है वो सच कह रहे हैं? क्या वो वाकई ऐसा करेंगे? मैंने नवीद से सवाल किया। शाह जी, लित्तर के डर से सारे ही यहाँ मोमिन बन जाते हैं, लेकिन बाहर जाते फिर वही करतूत होते हैं। नवीद यार, सिद्रा ने उनको माफ़ कर दिया है, वो चाहती है उनको छोड़ दिया जाए। मैंने उदासी से कहा। उफ खुदाया, क्या कह रहे हैं मुस्तफ़ा? सिद्रा कैसे इन खबीसों को माफ़ कर सकती है? नवीद शाह के लहजे में बेयकीनी और इंतहा की हैरत। कज़न, वो ऐसी ही है, बड़े दिल की मालिक, उसका ज़रफ़ बहुत आला है। यार पता नहीं किस गलती की सज़ा भुगती है सिद्रा ने। मैंने उदासी से जवाब दिया। सिद्रा बीबी को मेरी तरफ से सल्यूट, मैं आऊँगा उनकी तीमारदारी करने। नवीद शाह के लहजे में एहतराम आया। ज़रूर आना कज़न, लेकिन पहले इन खबीसों का सोचो क्या करना है। शाह साहब, तुसी की चाहते हो ये बताओ। कज़न, इस औरत को छोड़ दो, लेकिन वहीद को अच्छा सा रगड़ा 2-5 महीने का लगाओ, ताकि वो अच्छे से मोमिन बन जाए और आइंदा ऐसे किसी के साथ करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। कज़न जी, बाकी जो आपका हुक्म ऐसा कर देते हैं। नवीद पे केस डाल देते हैं कि ये ज़बरदस्ती अपनी बीवी से जिस्म फरोशी करवाता था। नवीद ने फ़ौरन केस का सोच लिया। ओके ठीक है, लेकिन सिर्फ 6 माह, इससे ज़्यादा नहीं, और चलान से पहले 3-4 दिन वहीद की मरम्मत करो अच्छे से। मैंने गुस्से से नवीद शाह को कहा। शाह जी फिक्र ना करो, याद रखेगा किससे पंगा लिया है। चंगा कज़न, फिर अल्लाह हाफिज़। शाम को मामू और मुमानी आए तो कुछ देर मैंने मामू को कहा कि मामू चले जाएं, ज़रा बाहर चलते हैं, कुछ बात करने हैं। उस वक्त हम सिद्रा के पास बैठे थे। मामू और मैं बाहर अस्पताल के लान में आ गए। क्या हुआ मुस्तफ़ा, कुछ परेशान लग रहे हो? मामू ने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा। हम लोग एक बेंच पे बैठ गए। मामू, मैं कल लियाकतपुर जा रहा हूँ। लियाकतपुर क्यों? वजह? मामू का लहजा तेज़ था। मामू, सिद्रा अपनी आखिरी वक्त में अपने माँ बाप से मिलना चाहती है। मेरी बात सुन के मामू चुप हो गए और काफ़ी देर किसी गहरी सोच में रहे, फिर बोले तो आवाज़ काफ़ी नरम थी। मुस्तफ़ा, तुम्हें लगता है वो मान जाएंगे? अगर वो सिद्रा का उस वक्त साथ देते तो ये नौबत ही ना आती। तो मुझे भी नहीं कि वो मानेंगे, लेकिन कोशिश तो करनी है। मैंने सिद्रा से वादा कर चुका हूँ। दूसरी बात ये भी तो हो सकता है सिद्रा के अम्मी अब्बू उसकी बीमारी का सुन के उससे मिलने आ जाए, और हम भी तो सिर्फ उनको मिलने के लिए राज़ी करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि वो सिद्रा को अपनाएं। मुस्तफ़ा, मुझे लगता तो नहीं कि ऐसा हो, लेकिन कोशिश कर लो, बाकी मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। पता नहीं कैसे लोग हों, जब बेटी के साथ ये सब कर लिया तो तुम क्या लगते हो उनके। फैज़ान को साथ ले जाओ, मामू ने फैसला सुनाते हुए कहा। मुझे पता था मामू नहीं मानेंगे मेरे अकेले जाने के लिए, इसलिए मुझे भी बेहतर लगा उनका फ़ैसला मान लूँ। सुबह 10 बजे मैं और फैज़ान कैंट स्टेशन पे थे। फैज़ान मेरा कज़न फुल उर्दू स्पीकिंग नज़र आता था, और कोई भी उससे बात करके ये जज नहीं कर सकता था कि ये लड़का पंजाबी फैमिली से है। वो कराची के माहौल फैशन में खुद को इस कदर ढाल चुका था कि उसे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो सैयद हैं। हाथ में रंग बिरंगी डोरियाँ और अंगूठियाँ पहनना उसका शौक़ था। रही सही कसर उसके फंडों ने पूरी कर दी। उसने MQM ज्वाइन करी हुई थी, और आए रोज़ कहीं ना कहीं उन लोगों की लड़ाई हो जाती है। मामू के ताल्लुकात अच्छे थे, जिसकी वजह से फैज़ान कभी थाने तक नहीं गया था। हमने लियाकतपुर की टिकट ली और ट्रेन का वेट करने लगे। 12 बजे अल्लाह अल्लाह करके ट्रेन रवाना हुई। दिल में एक अनजाना सा खौफ था कि पता नहीं सिद्रा के घर वाले कैसा रद्द अमल देंगे, क्योंकि मुझे पता था ज़्यादातर ऐसे चौधरी टाइप लोग अपनी झूठी अना और इज्जत पे रिश्ते कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अना ख़त्म नहीं करते। फैज़ान अपने साथ एक बैग भी ले आया, जिसमें मेरी जैकेट, उसकी जैकेट और एक शाल थी। रात को 9:30 पे हम लोग लियाकतपुर स्टेशन पे उतर गए। हवा के सर्द झोंकों ने हमें वेलकम किया। दिल की हालत अजीब ही थी। ये उस मैजबी का शहर था जिसकी कुर्बत में 8 महीने मैंने गुजारे थे। उससे कभी मैंने कोई रिश्ता नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था सब रिश्ते हैं उससे। ना कभी मैंने कोशिश की कोई रिश्ता बनाने की, ना कभी उसने मुझसे किसी बात का इजहार किया, मगर फिर भी हमें एक दूसरे का साथ खुशी देता था। जब वो हंसती थी तो मैं कितनी देर उसकी हंसी के सहर में खोया रहता था। तब वो एकदम से चुटकी बजा के पूछती, शाह क्या हुआ है? वो मोन्टाल पेरिस परफ्यूम लगाती थी, जिसकी खुशबू उसके जाने के बाद भी मुझे उसका एहसास दिलाती थी। दिल एक अजीब सी लहर पे धड़क रहा था। वो इस शहर में सांस लेती होगी,
इस शहर के कॉलेज और स्कूल में वो अपने दोस्तों से हंसती मुस्कुराती होगी, कितनी शौक चंचल होगी। वो सिद्रा को सोचते हुए मेरी आंखों से नमी उतरने लगी। तभी फैज़ान ने मुझे आवाज़ दी, भाईजान क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं यार, बस सोच रहा था इस स्टेशन से सिद्रा की बर्बादी का सफ़र दोबारा शुरू हुआ था। वो मुझे अब यहीं किसी बेंच पे बैठी हुई महसूस हो रही है, जैसे कह रही हो, शाह मेरे शहर में आए हो, वेलकम फूल लाई हूँ तुम्हारे लिए। या फिर हंसते हुए कहेगी, शाह जी देख लो मैं तुम्हें अपने शहर तक ले आई। भाई अल्लाह सा बेहतर करेगा, आप परेशान ना हो। फैज़ान ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, चलें अब चलते हैं। हम स्टेशन से बाहर आए तो रात के 10 बज रहे थे। कराची की निस्बत यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा थी। 3 से 4 मोटरसाइकिल वाले हमारी तरफ लग पे, किधर जाना है भाई साहब? मुझे हैरानी हुई कि यहाँ कहीं किसी ऑटो वगैरह की बजाय मोटरसाइकिल वाले सवारी छोड़ने का काम करते हैं। बात करने पे पता चला कि एक सवारी भी जहाँ वो कहती है छोड़ आते हैं, और ये काम वो 20 साल से कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात थी, ख़ास तौर पे सिंगल सवारी के लिए जो किसी टैक्सी या ऑटो वगैरह के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैंने कहा, भाई देखो हमने जिनके घर जाना है हम उनको इस वक्त तंग नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनको सरप्राइज़ देना है। उस मोटरसाइकिल वाले के साथ जाएंगे जो हमें रिहाइश भी दे, कल सुबह तक हम उसको रिहाइश का किराया देंगे और खाने के पैसे अलग। पहले मैंने सोचा था कि यहीं किसी होटल में रुक जाते हैं, सुबह जाएंगे सिद्रा के वालिदैन से मिलने। फिर ख्याल आया कि जो होटल वालों को 2000-1500 देना है और खाने के पैसे अलग, वो इनमें से किसी गरीब बाइक वाले को दिए जाएं तो उसके घर का 10-1500 का सौदा सल्फ आ जाएगा। मेरी इस ऑफ़र पे सभी राज़ी हो गए और सब मुझे बताने लगे कि मेरे साथ चलो, खाना अच्छा देंगे, रिहाइश अच्छी है, बैठक के अंदर ही बाथरूम है। सब अपने अपने घर की सहूलतें बता रहे थे। 3 जवान लड़के थे, इनमें से हर एक की कोशिश यही थी कि मेरे साथ चले। तभी मेरी नज़र एक उधेड़ उम्र शख्स पे पड़ी जो पतली सी चादर की बुक्कल मारे चुपचाप खड़ा ये तमाशा देख रहा था। जो छोड़ने के लिए तो आगे आया था, लेकिन रिहाइश की बात सुन के वो चुपचाप पीछे खड़ा हो गया। मैंने उसे आवाज़ दी, तुम नहीं बताओगे अपने घर की कोई सहूलत? सरदार सही, मेरे पास ऐसी कोई सहूलत नहीं। उस आदमी ने अफसुर्दा आवाज़ में जवाब दिया। अच्छा घर तो है ना तुम्हारे पास? मैंने उसे बुलाते हुए पूछा। जी सरदार साईं, घर है लेकिन कच्चा है, 2 कमरे हैं। वाह बहुत उम्दा है यार, हमें कच्चे घर में रहने का बहुत शौक था। हम पक्के घरों में रह रह के थक चुके हैं। आज तुम्हें पता नहीं कि तुमने मेरे दिल की कितनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। क्यों फैज़ान, क्या ख्याल है? मैंने पास खड़े फैज़ान से पूछा। भाई सच पूछे तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमें रहने के लिए कच्चा घर मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। फैज़ान भी शायद बात समझ चुका था और हमने अपनी ख्वाहिश का इजहार ऐसे किया था कि उस बंदे को ये ना लगे कि हम उसकी मदद कर रहे हैं। मैंने बाकी मोटरसाइकिल वालों से माजरत करते हुए उसे कहा, ले आओ अपनी मोटरसाइकिल। हम 20 किलोमीटर का फासला तय करके मोटरसाइकिल वाले के घर पहुंचे तो उसने 5 मिनट हमें बाहर खड़ा होने का कहा। शायद घर वालों को साइड पे करवा रहा था। आ जाएं साईं, कुछ देर हम एक कच्चे रूम में थे। कुछ देर बाद हम एक कच्चे रूम में थे, चारपाई पे बैठे हुए। मैंने पूछा,